हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा हम लोग इकोनॉमिक्स में हमारा जो अब है वो सेकंड चैप्टर है, वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। लास्ट वीडियो में हमने आपको बेसिक एग्रीगेट जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में जो हेल्पफुल थे उसको डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया। अब यहाँ से हम लोग नेशनल इनकम को समझेंगे और साथ में उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे देखते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए नेशनल इनकम का क्या है। National income refers to factor income earned by a normal resident of a country as a reward of the productive services in the given year. अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम का मतलब वो इनकम जो कि किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के रिटर्न में मिलता है। यहाँ पर नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के रिटर्न में जो चीज़ मिलता है उसे हम लोग नहीं जोड़ते, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के रिटर्न में मिलता है। ये जो पैसा दिया जाता है इसे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होता, ठीक है। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम वो इनकम जो कि आपको किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के कारण आपको मिला, आपने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी किया उसके रिटर्न में मिला। अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, और ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी किसके द्वारा किया जाता है? नॉर्मल रेसिडेंट, जो भारत के लोग हैं, जो भारत में रहने वाले हैं, उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑफ ए कंट्री एज ए रिवॉर्ड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द गिवन, उन्होंने जो सर्विस दिया उसके रिटर्न में उन्हें फैक्टर इनकम मिल गई। क्लियर है? तो भारत में जो है नेशनल इनकम जो है कौन कैलकुलेट करता है? वो है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हर साल जो है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है। अभी करता कैसे है? ये घर घर जाके तो पूछता है नहीं, ये करता है इन 3 मेथड से। सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड है इनकम मेथड और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। आप किसी भी एक मेथड को यूज़ करके करिए, आंसर वही आएगा। मतलब आप पहले वाले को यूज़ करिए, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, आंसर तीनों में सेम ही आएगा। अगर हम एक रफली एक बार देख लें, क्योंकि हमें इन सब को आगे पढ़ना है ब्रीफली, तो एक बार हम लोग ओवरव्यू में अगर देख लें तो वैल्यू एडेड में क्या है कि हम ये पता करते हैं कि किस बंदे ने कितना मेहनत किया कोई प्रोडक्ट को बनाने में। इनकम मेथड में हम देखते हैं कि किस बंदे ने कितना कमाया, और एक्सपेंडिचर मेथड में ये देखते हैं कि किस बंदे ने कितना एक्सपेंडिचर किया, या किस सरकार ने कितना एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट ने, बंदे ने, मतलब एक्सपेंडिचर सबका एक्सपेंस देखते हैं हम लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो है वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? इसको एक सिंपल लैंग्वेज आप ऐसे एक एग्जाम्पल से समझ, तो इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। एग्जाम्पल सबसे बेसिक्स है, बीट जो गेहूँ होता है वो क्या करता है, किसान मिल मालिक को बेचता है, मिल मालिक उसे ब्रेड वाले को बेचता है, ब्रेड वाला हमें हमारे घरों पे ब्रेड बना के बेच देता है। मान लो किसान ने मिल मालिक को 19 रुपये में गेहूँ बेचा, 19 रुपये किलो में, हम मान के चलेंगे 1 किलो बेचा एग्जाम्पल के लिए। मिल मालिक ने क्या किया, जो ब्रेड वाली कंपनी थी उसे 25 रुपये में बेचा, ब्रेड वाले ने हमें 30 रुपये में ब्रेड बेचा। अब यहाँ देखो डिफरेंस देखो, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, फिर यहाँ पर डिफरेंस 5। अभी 6 5 है क्या? मिल वाले ने अपना एस्टिमेट लगाया कि उसने उस गेहूँ को बनाने में उसे कितना खर्च लगा, उसने उसकी वैल्यू में कितना ऐड किया, उसकी वैल्यू में कितना इम्प्रूवमेंट किया, तो उसने लगाया। तो उसे पता चला, उसने अपने एस्टिमेट के हिसाब से कहा कि भैया हमने 6 रुपये की इसमें वैल्यू इंक्रीमेंट की, उस गेहूँ के वैल्यू में 6 रुपये इंक्रीमेंट की, तब जाके वो आटा बना। अब आटा हम आपको बेचें इसलिए आप हमें 6 रुपये एक्स्ट्रा दो। तो इन्होंने बोला ठीक है आप 25 रुपये ले लो। अब ये ब्रेड वाला क्या किया, अब ब्रेड वाले ने उससे ब्रेड बनाया और उसको इसने एस्टिमेट किया कि जो इसके कॉस्ट लगी, जो इसने मेहनत किया, यहाँ पर कॉस्ट मतलब मेहनत है, इसने जो मेहनत किया वो 5 रुपये के बराबर है हर किलो पर। तो इसलिए इसने हाउस होल्ड से कहा कि आप हमें 30 रुपये दो, क्योंकि हमने इसकी जो आटा था उसकी वैल्यू में जो इम्प्रूवमेंट किया, जिसकी वजह से आप खा रहे हो ब्रेड, वो जो वैल्यू हमने, वो जो मेहनत किया वो क्या था, 5 रुपये। क्लियर है? तो अब देखो यही चीज़ क्या बोल रहा है, एवरी एंटरप्राइजेस एड्स टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन विच इट परचेज एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब मिल वाले ने इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल के रूप में किसान से गेहूँ खरीदा था, फिर ब्रेड वाली कंपनी ने मिल से ब्रेड खरीदा और फिर ये आगे गया। तो ये सारी चीज़ अब क्लियर हो रहा है बेटा? तो यही चीज़ बोला, एवरी एंटरप्राइज एड टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट विच इट प्रोड्यूसेस एज इंटरमीडिएट गुड्स। The value that is added is known as gross value at market price,
या GV@, मार्केट प्राइस। तो इसी को हम लोग जो वैल्यू एडेड मेथड है उसको हम लोग GV@, मार्केट प्राइस बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। ठीक है, ऊपर के भी 2 पॉइंट देख लेते हैं। दिस मेथड इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर। तो अलग अलग फेस ऑफ प्रोडक्शन में देखा था आपने, मिल वाले के पास, फिर मिल से ब्रेड वाले के पास, फिर ब्रेड से हाउस होल्ड लेवल के पास। तो ब्रेड के अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन में किसने कितना मेहनत किया वही हम जोड़ के निकाल देते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है, अच्छा पिछले में ये क्या है कि हमें क्या है सबका जोड़ना है। जैसे हमने क्या किया था, देखो अभी जो थोड़ा एग्जांपल आपको समझाया था उसमें हमने क्या बताया था, 5 रुपये जो है मिल वाले ने अपना जोड़ा और 6 रुपये, अगर गलत नहीं है तो 6 रुपये जो है किसने जोड़ा था, 6 रुपये हमारा ब्रेड वाली कंपनी ने जोड़ा था। तो ये दोनों मिला के 11 रुपया जो हुआ ये हुआ हमारा वैल्यू एडेड मेथड। तो टोटल हम इकोनॉमी का पता करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड के कुछ और भी नाम है, जैसे हम लोग इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और कम्युनिटी सर्विस मेथड। तो हमारे GVA का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब इसे समझते हैं। जैसे सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सेल्स किया वो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अच्छा जरूरी तो नहीं कि सारा सामान जो है आपके बिक ही जाते हैं। अब उस आटे वाले ने जो ब्रेड आटा बनाया था, सब आटा क्या बेच ही दिया होगा, नहीं, कुछ बच भी किया होगा। ठीक है, तो जो बचा होगा उसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। समझे कि नहीं, ये प्लस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आता है, सेल्स आता है, और चेंज इन स्टॉक मतलब इसने कितना, उस आटे वाले ने जो गेहूँ खरीदा उसको कितना प्रोड्यूस कर दिया, उस गेहूँ को जो उसने खरीदा था उसे कितना आटा प्रोड्यूस कर दिया। तो सबसे पहले उसने कुछ बेच दिया, कुछ उसके गोदाम में पड़ा होगा, उसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, आपने 11th में जो है अकाउंट से पढ़ा था। चेंज स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इससे पता चलेगा उसके गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और उसने कितना स्टॉक बेच दिया। तो ये सबको जोड़ देगा वो, तो इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है रॉ मटेरियल। उसने आटा बनाने के लिए गेहूँ कितना में खरीदा, तो उससे हम लोग बोलते हैं कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा कि उसने खरीदा गेहूँ। अब ये हो सकता है कि कुछ गेहूँ इंडिया से खरीदा हो, कुछ गेहूँ पाकिस्तान से खरीदा हो या अफगानिस्तान से खरीदा हो। जरूरी तो नहीं कि सब गेहूँ भारत से खरीदा हो। हमने अर्न की बात की थी भारत में, लेकिन सामान लाने के लिए मना नहीं किया था। तो हो सकता है कुछ आपने सामान बाहर से भी लाया हो, समझ रहे हो। तो इसलिए इसमें आप लोग कर सकते हो डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट। तो हमने देखो क्या पढ़ा, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आता है, सेल्स, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में क्या क्या आता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और माइनस क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का दूसरे वे में दे सकता है क्या, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट। क्लियर है, वेरी गुड। तो आगे क्या बोलता है, वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज GDP। तो जब हम पूरे वैल्यू एडेड को जब हम जोड़ देते हैं, जब पूरे वैल्यू एडेड को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है GDP एट। और इस GDP एट मार्केट प्राइस से हमें नेशनल इनकम निकालना है। आपको अब पिछला लेसन हेल्प करेगा। हम आगे बढ़ते हैं तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। ये बस यहाँ तक समझ आ गया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड, बस इतना समझ लो, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड जो है हम सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला है। और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो हमने ये सॉल्व किया, ये इससे हमारा क्या आता है, जो आपका आंसर है तो नेशनल इनकम नहीं आ जाता है तुरंत, वो आता है, हम बोलेंगे GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जो आपने ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो मेथड है जिससे सॉल्व करके आपने कैलकुलेट किया, ये आता है GDP एट मार्केट प्राइस। इससे हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं तो वो आप आगे देखिएगा। तो ये सबसे पहले ये देख लीजिए आप लोग, हमने आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन का थोड़ी देर पहले समझाया, वो सारी चीज़ यहाँ पर फिर से दी हुई है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट। ठीक है, वो रॉ मटेरियल जो कि आपने यूज़ किया अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट। ठीक है,
अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? हमने आपको बताया था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, सेल्स में क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो आपने गेहूं का एग्जांपल बताया था ना हमने आपको, गेहूं को 19 रुपये में खरीद के उसने 25 में बेचा, तो 6 रुपये जो है उसने उसमें ऐड कर दिया था, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, ये जो सेल्स होता है ना, ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो सेल्स हुआ आप भारत में ही कर रहे हो, सेल्स जो है आप भारत में कर रहे हो, आप भारत के बाहर भी कर देते हो। तो इसीलिए कई बार जो है डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट भी हो जाता है। जैसे ये देखो, कई बार आपके पास दोनों सेल्स दिया रहता है, एक भारत के अंदर, एक भारत के बाहर, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आप बोल दोगे डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर है बेटा? ओके, तो अब देखो हमारे पास कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। और हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं, हमने आपको बता दिया। अब यहाँ देखो, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना। ये बस आप पढ़ चुके, बस एक बार रिकॉल करें, थोड़ा सा बड़ा कर देता तो आपको और अच्छी तरह से दिखेगा, तो और अच्छी तरह से समझ आएगा। ये इतना सही है ना? ठीक है। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है आपके पास, ये आपने पता कर लिया। आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। देखो नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, याद रखो इसे, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है हम लोग नेशनल इनकम को बोलते हैं। अब बात को समझो। सबसे पहले ग्रॉस से नेशनल, ग्रॉस से नेट, सॉरी, ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपको क्या करना होता है, याद करिए। ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस आपने पिछले क्लास में जो जो पढ़ा है उसे एक बार रिकॉल कर लीजिए। ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। फिर अगला क्या है, डी से एन, डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, याद करिए, याद करिए, वेरी गुड, NFIA ऐड करना होता है। डोमेस्टिक से नेशनल, जब आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा तो आप क्या करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी ऐड कर दोगे। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं NIT। ये सब आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं हम लोग, वो सारे फॉर्मूला। अगर आपको ना समझा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और NIT कई बार ना देखे आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी दिया, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला था वो हो गया। अगली वीडियो में जो है हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ ग्रॉस वैल्यू एडेड के एक डबल काउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे।